हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं के 11वें चैप्टर में है पी ब्लॉक तत्व। इसके पिछले 7वें वीडियो में मैंने आपको कार्बन के अपर रूप बताए हैं कि हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, इनके क्या क्या गुण हैं और ये कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बन और सिलिकॉन के कुछ प्रमुख यौगिक, जिसमें पहले है कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के दो ऑक्साइड बहुत सामान्य रूप में मिलते हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये धुएं में रहता है। धुएं का जो प्रमुख यौगिक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये हमारे वायु प्रदूषण का भी प्रमुख घटक है। वो इसलिए कि अगर हम सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं तो हमारी हीमोग्लोबिन इसके साथ जुड़ जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये एक स्थायी यौगिक की तरह कार्य करता है और इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड अलग नहीं हो पाती है। इसलिए उतना जो हीमोग्लोबिन है वो बेकार हो जाती है। इससे दम घुटने से किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ऑक्सीजन अथवा वायु की सीमित मात्रा में वायु से सीधे ऑक्सीकरण पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। धुआं जो है तभी बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम किसी ईंधन को ऑक्सीजन की कमी में जलाते हैं। हालांकि हमको लगता है कि आसपास बहुत ऑक्सीजन है, लेकिन वो जहाँ पर जल रही है वहाँ पर ऑक्सीजन की सही सप्लाई नहीं हो पाती है और ऐसे जो लौ होते हैं जो ऑक्सीजन की कमी से जलते हैं वो पीले रंग के दिखने लगते हैं। जैसे आपके गैस चूल्हा में देखना कि लौ नीले या पीले रंग का दिखेगा, तो नीले रंग का दिखेगा तब तो ठीक है। पीले रंग का दिखता है तो आपके बर्तन में वो काला काला जम जाता है, जो शूट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से जमता है। तो ये देखिए, कोई भी जो कार्बन कंटेनिंग ईंधन है वो ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जलती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 373 केल्विन पर फार्मिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण कराने पर अल्प मात्रा में शुद्ध कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। देखिए, जो फार्मिक अम्ल है इसमें से अगर हम H2O को निकाल दें तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बचती है। तो हम 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। सांद्र H2SO4 ये एक निर्जलीकारक की तरह कार्य करता है, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, और ये जल को खींच लेती है। तो इसमें से एक जल के अणु को खींच लेती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती है। औद्योगिक रूप से इसे कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। इस प्रकार CO तथा H2O का प्राप्त मिश्रण वाटर गैस या जल गैस या संश्लेषण गैस सिंथेसिस गैस कहलाती है। तो कोयला या कोक को रक्त तप्त गर्म किया जाता है। रक्त तप्त का मतलब है लाल एकदम, मतलब अंगारा, और अंगारे के ऊपर पानी की भाप डाली जाती है। आप वैसे भी किसी अंगारे में थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं तो छन करके ऐसे आप देखना एक अजीब टाइप का सफ़ेद रंग का ऐसे भाप, अजीब टाइप का भाप बना हुआ दिखता है, वही वाटर गैस है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिक्स होते हैं, उसी को वाटर गैस कहते हैं। तो इसमें काफ़ी गर्म करना पड़ेगा, 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप इसको गर्म करेंगे तभी ये वाटर गैस बनता है। जब भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग किया जाता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ध्यान से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ जो मिक्सअप रहता है इसे वाटर गैस या सिंथेसिस गैस कहते हैं, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड का नाइट्रोजन के साथ मिक्सअप रहता है तो इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ये देखिए, कोयले को बहुत तेजी से गर्म करते हैं और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उपस्थिति वहाँ पर रहती है, तो करीब 1000 डिग्री सेल्सियस में ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस मिक्सअप होकर निकलते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधन हैं। इन दोनों में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के अधिक दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है।
वैसे भी आपको बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर सही ढंग से जलाया जाए तो फिर से नीली लौ के साथ जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसी तरह से वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को भी जला सकते हैं तो उष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल में लगभग अविलेय, रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल में नहीं घुलती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जल में अत्यधिक घुलनशील है, काफी मात्रा में घुल जाती है। रंगहीन गंधहीन गैस तो दोनों है। यह एक प्रबल अपचायक है। अपचायक का मतलब यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी चीज़ से ऑक्सीजन खींच के खुद जोड़ लेती है, तो सामने वाले से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो उसका अपचयन हो जाएगा, यानी ये अपचायक की तरह व्यवहार किया। मैंने पहले ही बताया है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि सामने वाले का वो वही कर देता है। यह क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्यूमिनियम तथा कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है। देखिए, क्षारीय धातु यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको, और क्षारीय मृदा धातु जिसे बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वाले, इनको, इनके ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, इनको छोड़ करके बाकी किसी अन्य के ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन को खींच लेती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के इस गुण का प्रयोग विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड अयस्क से धातु निष्कर्षण में होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो धातु होते हैं उनके अयस्क में वो ऑक्साइड के रूप में होते हैं। अगर हम उनका अपचयन कर दें तो वो उसमें से धातु अपने आप बढ़िया से निकल सकती है। ये देखिए, जैसे कि आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो इसमें से ऑक्सीजन को खींच के ये CO2 बना लेती है, ठीक है, और ये आयरन मुक्त हो जाती है। उसी तरह से जिंक ऑक्साइड है, इसके भी ऑक्सीजन को खींच के CO2 बना लेती है और जिंक मुक्त हो जाती है। तो धातु ऑक्साइडों से ये ऑक्सीजन को ले करके स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है और वो धातु मुक्त हो जाते हैं। ठीक, CO में CO का ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा और 2 पाई बंध हैं, इसे बीच में सिग्मा है और आर पार पाई बंध है। कार्बन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड दाता के समान व्यवहार करती है। यहाँ पर देखिए कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का तो ये साझा कर लेता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक युग्म जो है इसकी खाली पड़ी रहती है, जिसको ये किसी को ये दे सकता है, उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है वो क्षार की तरह, और जो ले सकता है वो अम्ल की तरह, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर सकता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है और कई धातुओं के साथ गर्म किए जाने पर धातु कार्बोनिल बनाता है। धातु कार्बोनिल यानी धातु के साथ CO जुड़ जाएगा, CO को कार्बोनिल भी कहते हैं। CO की अत्यंत विषैली प्रकृति हीमोग्लोबिन के साथ एक संकुल बनाने की इसकी योग्यता के कारण होती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल से 300 गुना अधिक स्थायी होती है। देखिए, हमारे फेफड़े में अगर ऑक्सीजन आती है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और वो जाके टिश्यू में अलग हो जाती है, ऊतकों में अलग हो जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है, हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाती है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है तो 300 गुना अधिक क्षमता के साथ जुड़ती है और उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर ये अलग नहीं हो पाती, तो उतनी हीमोग्लोबिन फिर और कुछ काम करने के लायक नहीं रह जाती है। यह लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकती है, अंततः इसका परिणाम मृत्यु के रूप में भी हो सकता है। तो अधिक देर तक धुएं में सांस लेना मृत्यु का कारण बन सकती है। ठीक, अब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हवा की एक महत्वपूर्ण यौगिक है, हवा की एक महत्वपूर्ण भाग है। 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। हमारे श्वसन में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसके बदले हम कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में पौधे इसी का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है।
वायु की अधिकता में कार्बन या कार्बन युक्त ईंधनों के दहन पे प्राप्त होता है। वहाँ पर आपने देखा था कि वायु की कमी में हमने जलाया था, यहाँ पर वायु की अधिकता है तो CO2 बनती है। ठीक है, वैसे मीथेन है, आप देख सकते हैं, जो कि एक कार्बनिक गैस है मीथेन। इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनती है। तो कोई भी ईंधन है, कार्बन है, इनको हम वायु की अधिकता में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कम की मात्रा में जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। प्रयोगशाला में इसे कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु HCl की अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। अब जरा इस प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसमें अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम क्लोराइड CO2 और H2O बनती है। आप जानते हैं कि हमारी जो ताजमहल है वो संगमरमर की बनी है, और संगमरमर होती है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा में वही अम्ल जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लेती है, और इस प्रक्रिया के द्वारा उस संगमरमर को, कैल्शियम कार्बोनेट को वो क्षति पहुंचाती है। तो इसलिए अम्ल वर्षा कारण से हमारी ताजमहल को काफ़ी क्षति पहुंची है। औद्योगिक रूप में चूना पत्थर लाइमस्टोन को गर्म करके यह बनाया जा सकता है। तो चूना पत्थर जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको भी आप गर्म कर सकते हैं और उससे भी आप CO2 बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन गंधहीन गैस है। जल में इसकी अल्प विलेयता, देखिए जल में ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा घुलती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं घुलती है, थोड़ी बहुत जो घुलती है वो इसकी, ये देखिए, मतलब कार्बोनिक एसिड बनाने कारण से घुलती है। इसके जैव रासायनिक तथा भू रासायनिक महत्व को बताती है। पानी में घुल करके ये पौधों को उपलब्ध कराती है, तो जो जलीय पौधे हैं उसी से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जल के साथ यह कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जो कि एक दुर्बल द्विक्षारकीय अम्ल है। तो H2CO3 ये कार्बोनिक अम्ल है, और द्विक्षारकीय का मतलब है ये 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त कर सकती है। आपको पता है कि अम्ल के लिए क्षारकता और क्षार के लिए अम्लीयता शब्द का प्रयोग करते हैं। अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन दे सकती है ये उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है, और क्षार जितने हाइड्रोक्सिल आयन दे सकती है या जितने हाइड्रोजन आयन ले सकती है ये उसकी अम्लीयता कहलाती है। मतलब क्षार की अम्लीयता होती है और अम्ल की क्षारकता होती है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड जो जल में रहती है, तो जल में ये एक हाइड्रोजन आयन देती है तो HCO3 बनाती है, और वो हाइड्रोजन आयन जल में जा कर के हाइड्रोनियम आयन बना लेती है, मतलब एक हाइड्रोजन आयन इसने दे दिया। अब ये जो पहले ये कार्बोनिक एसिड था ये बाइकार्बोनेट आयन बना, अब ये बाइकार्बोनेट आयन फिर से एक हाइड्रोजन आयन देके कार्बोनेट आयन बना लिया, और फिर से एक हाइड्रोजन आयन जल में जाके मिल गया। तो जल के अणु के साथ H2O के साथ जब एक H आयन और जुड़ जाता है तो ये H3O आयन यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, तो ये देखिए कार्बोनिक एसिड पहले एक हाइड्रोजन आयन दिया और ये बनाया, फिर ये एक और हाइड्रोजन आयन दे करके ये बना लिया, तो ये बाइकार्बोनेट आयन है और ये कार्बोनेट आयन है। तो ये 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है, इसलिए द्विक्षारकीय अम्ल है। अम्ल की क्षारकता होती है, द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन का बफर विलयन रक्त की पीएच को 7.26 से 7.42 के मध्य अनुरक्षित रखता है। आपको पहले बफर विलयन समझना चाहिए। बफर वो विलयन होता है जिसकी पीएच स्थिर रहती है, वो चाहे क्षार वाली पीएच हो, चाहे अम्ल पीएच हो, चाहे न्यूट्रल पीएच हो, उसकी पीएच जल्दी से नहीं बदलती है। उसे बहुत थोड़ी मात्रा में अम्ल या बहुत थोड़ी मात्रा में क्षार मिलाने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे विलयन को हम बफर विलयन कहते हैं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन यानी अम्ल मिलाते हो तो उस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन को अपने में एडजस्ट कर लेती है, और अगर एक्स्ट्रा आप उसमें क्षार मिलाते हो तो उसके OH आयन को भी अपने में एडजस्ट कर लेती है, जिससे उसके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता।
और परिणाम यह होता है कि उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ऐसे विलयन को बफर विलयन कहते हैं। तो हमारी रक्त जो है एक बफर विलयन है, और बफर उसका कारण यह है कि उसमें कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देना और लेना दोनों कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन आयन दे सकता है और ये ले सकता है, इसलिए ये थोड़े बहुत हाइड्रोजन आयन देना लेना करके पीएच को स्थिर रखते हैं। अम्लीय प्रकृति होने के कारण क्षारों के साथ क्रिया कर धातु कार्बोनेट बनाता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो अम्लीय प्रकृति का है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% उपस्थित रहता है, हालांकि अब ये 0.04% हो गया है। पिछले 150-200 सालों में, विशेषकर 100 सालों में, ये 0.03 से बढ़ के 0.04 हो गया है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता है। CO2 की सबसे ज़्यादा मात्रा प्रकाश संश्लेषण में ही अवशोषित होती है, और उतनी करीब मात्रा या उससे थोड़ी कम मात्रा समुद्र में घुल जाती है, और समुद्र में घुल के वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बना के चट्टानों के रूप में जमा हो जाती है CO2। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे वायुमंडल से CO2 को कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। ये CO2 है और H2O है, ये देख सकते हैं आप कि C6H12O6, 6O2 और 6H2O, और ये H जो है सूर्य प्रकाश है और क्लोरोफिल है। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण की बहुत सामान्य सी एक सूत्र है, जिसको बायोलॉजी वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मैथ्स वाले भी काफ़ी हद तक इसको जानते ही हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे, जंतुओं, मनुष्यों और स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के विपरीत यह विषैली प्रकृति की नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड विषैली नहीं है, परंतु जीवाश्म ईंधन के बढ़ते दहन, सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर के विघटन के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा अत्यधिक बढ़ती जाती है, जिससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो रही है। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इसके अनेक दुष्परिणाम सामने आए हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको समझने के लिए पहले आपको ग्रीन हाउस समझना पड़ेगा। ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस कांच के बड़े बड़े घर होते हैं, उसके अंदर सब्जी भाजी वगैरह उगाई जाती है, फल फ्रूट वगैरह उगाई जाती है। दिन के समय सूर्य की प्रकाश तो सीधे कांच को पार करके अंदर आ जाती है, अंदर को गर्म करती है। रात में ये जो गर्मी जो अवरक्त किरणों के रूप में बाहर जाना चाहती है, वो कांच की दीवार से बाहर नहीं जा पाती, इसी कारण से रात में भी वो अंदर गर्म रह जाता है। तो ठंडे प्रदेशों में इस विधि के द्वारा सब्जी भाजी वगैरह उगाई जाती है। तो ये हमारी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये हरित गृह प्रभाव जैसा कार्य करते हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देते हैं, लेकिन रात में धरती से निकलने वाले अवरक्त किरणों को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, जिससे हमारी वायुमंडल और हमारी पृथ्वी की वायु गर्म रहती है रात में भी। अगर ये हरित गृह प्रभाव नहीं रहेगी तो रात भर में हमारी पृथ्वी -18-20 से लेकर -200 डिग्री तक ठंडी हो जाएगी, लेकिन उतनी ठंडी नहीं हो पाती है क्योंकि वो हरित गृह प्रभाव लागू है। लेकिन पिछले 100 सालों में विशेषकर ये CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वातावरण में, तो हरित गृह प्रभाव के बढ़ने से जो औसत तापमान है पृथ्वी की वो और ज़्यादा बढ़ने लग गई है, जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा बढ़ने लग गई है। तो पृथ्वी में गर्मी बढ़ने लग गई है। उसके कारण से क्या हुआ कि जो ध्रुवीय क्षेत्र में जमे हुए बर्फ हैं वो पिघलने लग गए हैं, और पिघल के नदियों से समुद्र में आने लग गए हैं। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा है, और समुद्र के जल स्तर बढ़ने से आसपास के जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई जैसे शहर हैं, उनके डूबने का खतरा हो गया है। तो जिस स्पीड से पिघल के आ रहे हैं ना, अगर यही स्पीड रहा तो अगले 25 से 50 सालों में मुंबई डूब जाएगी, ये अनुमान है। तो उससे बचाने के लिए हमको अधिक से अधिक पौधे और जंगल लगाने पड़ेंगे। द्रवित CO2 का प्रसार शीघ्रता से होने कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम CO2 को ठंडा करें तो ठोस रूप में मिल जाती है, वो उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस। तो जहाँ पर हम पानी के बर्फ का प्रयोग नहीं कर सकते गीलेपन के कारण से, वहाँ पर हम इस ड्राई आइस का प्रयोग यानी CO2 के आइस का प्रयोग हम कर सकते हैं।
शुष्क बर्फ का उपयोग आइसक्रीम तथा हिम शीतित भोजन यानी फ्रोजन फूड के लिए प्रशीतक के रूप में तथा गैसीय CO2 का उपयोग कार्बोनीकृत मृदु पेय के रूप में, वायु से भारी तथा दहन में सहायक नहीं होने के कारण इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी होता है। देखिए, शुष्क बर्फ का प्रयोग ठंडा करने के लिए, आइसक्रीम ठंडा करने के लिए या कोई फूड मटेरियल को ठंडा करने के लिए हम करते हैं, और CO2 का प्रयोग हम सोडा वाटर बनाने के लिए करते हैं, या जैसे जो भी आप बॉटल वाले ठंडे पेय पीते हैं उसमें CO2 अत्यधिक मात्रा में घुली रहती है, उसी को हम पीने से ठंडक महसूस करते हैं या राहत महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए कि जिसमें CO2 घुला है उसको पीने से हमारे शरीर को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि भारी गैस है और ये जलने में सहायक नहीं है, बुझा देता है आग को, तो आग के ऊपर अगर CO2 स्प्रे किया जाता है तो आग बुझ जाती है। तो जो अग्निशामक होता है, सीज फायर जो ऐसे सिलेंडर टाइप का होता है, उससे CO2 ही निकलता है। उसके अंदर कार्बोनेट और एसिड रहता है। जब उसको ऐसे ठोक के फोड़ देते हैं तो कार्बोनेट यानी चूना पत्थर समझ लो एक प्रकार से, और वो एसिड मिल जाते हैं तो बहुत तेज़ी से CO2 निकलती है। तो स्प्रे मारते हैं CO2 का करके ऐसे, तो आग बुझ जाती है। तो इवन पेट्रोल की आग भी वहाँ पर बुझ जाती है। CO2 का उपयोग बृहद मात्रा में यूरिया के निर्माण में होता है। यूरिया जिसका फार्मूला है NH2CONH2, तो इसमें नाइट्रोजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO के लिए लिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन परमाणु sp संकरित होता है, यानी कि यह है कि एक S और एक P, ये दोनों का संकरण होता है और दो P जो है असंकरित रूप में रह जाते हैं। इसलिए एक सिग्मा बंध और दो पाई बंध बनाते हैं, क्योंकि जो असंकरित हैं कक्षक वो पाई बंध बनाते हैं और जो संकरित कक्षक होते हैं वो सिग्मा बंध बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो 3 बंध बनता है उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बंध बनते हैं। कार्बन परमाणु 2 sp संकरित कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के 2 p कक्षकों के साथ अति व्यापम करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि कार्बन परमाणु के शेष 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु के साथ p पाई बंध बनाते हैं, यानी 2 पाई बंध बनाते हैं। फलतः इसकी आकृति रेखीय होता है, जिसमें दोनों CO बंधों की लंबाई एक समान 115 पिकोमीटर रह जाती है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह का बंध बना है, आप देख सकते हैं। कार्बन जो है 4 बंध बना रही है, तो 3 बंध एक ऑक्सीजन के साथ और एक बंध दूसरे ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से बंध बना रही है। लेकिन इसमें एक प्रकार से रेजोनेंस रहती है, तो ये देख सकते हैं 1 बंध 3 बंध, 2 बंध 2 बंध, फिर 3 बंध 1 बंध, ये रेजोनेंस है। मतलब एक प्रकार से आप बंध को माइग्रेट करते हुए इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो। लेकिन एक स्थायी बंध जो है, ये बीच वाले टाइप में एक स्थायी बंध यहाँ पर बन जाता है स्थायी रूप में, रेजोनेंस। ठीक है, इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, मतलब इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होता। द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है मतलब चार्ज डेवलप नहीं होता। CO2 की अनुनादी संरचना देखिए, रेजोनेंस अनुनाद इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि 1 बंध 3 बंध, 2 बंध 2 बंध, 3 बंध 1 बंध, मतलब एक बंध यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की अनुनादी संरचना इस तरह से दिखाई जा सकती है। तो इसको थोड़ा सा बना के देखेंगे कि कैसे अनुनादी संरचना बनी है। इसमें एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं इनको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको ये देखिए यहाँ पर एक ही पेयर है, यहाँ 3 पेयर है, फिर 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर, यहाँ पर 1 पेयर 3 पेयर, तो एक पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ये समझिए, ठीक है। अब इसके बाकी जो चीज़ें हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।